देखिए, जब हम डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग के बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर रहे होते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि हाई डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है। और ऐसे में हम क्या करते हैं कि हाई डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स को फिल्टर आउट करते हैं स्क्रीनर का इस्तेमाल करते हुए और उसमें इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं। क्या वाकई में ऐसे डिविडेंड स्टॉक्स जिनका कि एफडी से ज़्यादा डिविडेंड यील्ड होता है उनसे हमें ग्रोथ भी मिल सकती है? बात करेंगे डिटेल में इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो यहाँ पर डिविडेंड यील्ड जिन स्टॉक्स का 7% से ज़्यादा है। अब 7% हमने क्यों लिया है? 7% का मतलब हमने यहाँ पे एफडी से कंपेयर करते हुए इसको लिया है। जनरली एफडी के रेट्स ऑन एन एवरेज अगर हम 7% के आसपास माने तो हम यहाँ पे ऐसे स्टॉक्स फिगर आउट कर रहे हैं जिनका कि डिविडेंड यील्ड 7% या उससे ज़्यादा है। डिविडेंड यील्ड क्या होता है, जस्ट इन केस अगर आपको नहीं पता है तो मान लीजिए कंपनी ने पिछले साल में 10 रुपये का डिविडेंड दिया, टोटल करंट प्राइस उसका 100 रुपये चल रहा है, तो यहाँ पे डिविडेंड यील्ड कंपनी का हो जाएगा 10%। तो बेसिकली कंपनी ने जितना डिविडेंड दिया है पिछले साल में, एक साल में, उसको हम डिवाइड करते हैं करंट मार्केट प्राइस से। ठीक है, इस वीडियो में ध्यान रखिए, यहाँ पर हम किसी भी तरह का स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं, ये केवल अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से, एजुकेशन के पर्पज से। सो यहाँ पे किसी भी तरह के स्टॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं है। ठीक, चलिए, डिविडेंड यील्ड जिन कंपनियों का 7% से ज़्यादा है, इसको अगर हम रन करते हैं क्वेरी को तो हमारे पास केवल 14 कंपनियों की लिस्ट आती है। अब 5, 5.5, 6 हज़ार से ज़्यादा स्टॉक मार्केट में कंपनियां लिस्टेड हैं, उनमें से मात्र 14 कंपनियां ऐसी हैं जिनका कि डिविडेंड यील्ड 7% से ज़्यादा है। अब इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट हर साल पैसिव अर्निंग यहाँ पे दे रहा है। कितने रुपए का? 7 रुपये का। ठीक, अब इसको 1 लाख में कर सकते हैं, 1 करोड़ में कर सकते हैं, 10 करोड़ में कर सकते हैं, 100 करोड़, 500 करोड़, उसकी कोई सीमा नहीं है। आप उसको चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं कि भैया बड़े बड़े अच्छे फिगर्स वहाँ पे दिखते हैं कि 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 7 करोड़ यहाँ पे हर साल डिविडेंड। भाई 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने वाला 7 करोड़ के डिविडेंड के लिए थोड़ी ना इन्वेस्टमेंट करेगा स्टॉक मार्केट में। तो सिंपल सी बातें, लॉजिकल बातें हमें समझनी होती है, तभी हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो ये कंपनियां हैं, अगेन ये किसी तरह का यहाँ पे बाई सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। अब इन कंपनियों में एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेने से पहले यहाँ पर आपको बताते हैं कि डिविडेंड यील्ड को हम कैसे देखते हैं, किस फॉर्म में देखते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए किसी कंपनी का डिविडेंड यील्ड 8% के आसपास है, तो ऐसे में उसमें 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट जो है 82 रुपये का डिविडेंड यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रहती है इन्वेस्टर की। अब एक्सपेक्टेशन तो रहती है, लेकिन क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? ये जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स होते हैं इनमें क्या कंसिस्टेंसी रहती है डिविडेंड की या नहीं, ये सारे पॉइंट्स हम इन्वेस्टर्स मिस कर देते हैं जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई कंपनी आई, कंपनी एबीसी लिस्ट हुई, उसने दूसरे साल अपने इन्वेस्टर को इतना अच्छा डिविडेंड दिया कि उसका डिविडेंड यील्ड जो है 15% दिखने लग गया। अब डज नॉट मीन कि ये नेक्स्ट ईयर भी ऐसे ही डिविडेंड देगी, डज नॉट मीन कि अगले 2 साल तक ऐसे ही डिविडेंड यील्ड देगी। तो यहाँ पे जब भी आप एनालिसिस कर रहे हो डिविडेंड स्टॉक्स की, तो मेक श्योर कि एटलीस्ट पिछले 5-6 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड कंसिस्टेंट रहना चाहिए इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड यील्ड। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ग्रोथ स्टॉक्स क्या होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ग्रोथ स्टॉक्स समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम कोल इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं। अब कोल इंडिया का सेल्स हम रिकॉर्ड देखते हैं 2014 से। 70,000 करोड़ का यहाँ पे सेल्स था, 74,000 करोड़ 2015 में हुआ, 77 यहाँ पे 2016 में, 2020 यहाँ पे आते आते यहाँ पे 96,000 करोड़, यहाँ पे 2022 में करीब करीब 1,09,000 करोड़, 2025 में अगर हम देखें तो यहाँ पे करीब करीब 1,38,000 करोड़। 10, 15, 20 साल होने के बाद भी 2 गुना सेल्स में ग्रोथ नहीं हो पाई है इस पर्टिकुलर कंपनी की। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स करीब करीब 43,000 करोड़ रुपए के आसपास मार्च 2023 में देखने को मिल रहा था। और अगर हम 8, 9, 10 साल पहले का डाटा देखें तो 2014 में देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स करीब करीब 22,000 करोड़। तो हमें जनरली जब भी हम स्टडी कर रहे होते हैं ग्रोथ कंपनियों की, तो ग्रोथ कंपनी में क्या चाहिए होता है, हमें कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। मान लीजिए 2014 में 100 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट था, तो 2015 में एटलीस्ट 110 या 115 रुपये का हो, 2016 में
इसका 10% प्लस 10%, 2017 में ऑन दिस पर्टिकुलर प्लस 10%। तो एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ग्रोथ में। कंसिस्टेंसी कहने का मतलब ये कि कंपनी पिछले साल में जो परफॉर्म कर रही थी उससे परफॉर्मेंस ज़्यादा ही होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो ये होता है एक तरह का ग्रोथ फैक्टर जो कि मोस्टली डिविडेंड कंपनियों में हमें नहीं देखने को मिलता है। तो मान लीजिए आपने किसी भी कंपनी में 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, 10 साल बाद वो 100 रुपए के ही प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और आपको पिछले 10 साल में 100 रुपए का डिविडेंड मिल भी गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने कोई तीर मार दिया है, वहां पर आपको ग्रोथ नहीं मिली है। ये बात समझ के चलनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे टपारिया टूल्स का एग्जांपल देख लेते हैं। टपारिया टूल्स काफी पहले हम डिस्कस किया करते थे जब अच्छे दिन चल रहे थे। यहाँ पे सेल्स देखें 2014 में 266 करोड़ का था, 2021 से आते आते यहाँ पे 536 करोड़ हुआ और 2025 आते आते 913 करोड़। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे 19 करोड़ 2014 में था, 2019-20 आते आते 41 करोड़ का हुआ और 2025 आते आते यहाँ पे 165 करोड़। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बढ़ा और सेल्स भी यहाँ पे करीब करीब 4 गुना बढ़ा। लेकिन यहाँ पर देखिए 2024 में डिविडेंड दिया, 2023 में दिया, 22 में दिया, 2021 से पहले का डाटा हमारे पास नहीं है। तो ये कंपनी अगर आप ध्यान देंगे तो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी जब इन्होंने अपने प्राइस से भी ज़्यादा, शेयर प्राइस से भी ज़्यादा डिविडेंड दे दिया था। और उस टाइम पे भी हमने वीडियो बनाई थी आपको समझाने के लिए कि भाई क्यों इतना ज़्यादा डिविडेंड दिया है। तो कोई कंपनी हाई डिविडेंड यील्ड के साथ अगर चल रही है उसमें हमें कंसिस्टेंसी जरूर से जरूर चेक कर लेनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वेदांता का देखिए 2015 में 73,000 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स था और कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी। 2020 आते आते 84,000 करोड़ हुआ जो सेल्स था और यहाँ पे देखें तो कंपनी स्टिल लॉस मेक कर रही थी। 2025 आते आते यहाँ पे देखिए करीब 1,52,000 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स और यहाँ पे करीब करीब 26,000 करोड़ रुपए के आसपास प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो पिछले 5-6 सालों में देखें तो 2020 के बाद से थोड़ा सा यहाँ पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है और उसी हिसाब से यहाँ पे सेल्स भी डबल होते हुए दिखाई दी है। तो इसका मतलब क्या होता है, इससे हमें समझना क्या चाहिए? इससे हमें ये समझना चाहिए कि इसमें थोड़ी बहुत ग्रोथ हो रही है। यहाँ पे वैसी ग्रोथ नहीं हो रही जो कि हाई ग्रोथ कंपनियों में होती है, बट थोड़ी बहुत ग्रोथ हो रही है। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प हो जाएगा कि भाई इनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या रह रहा है डिविडेंड का। तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है 2022, 21, 20, 18, 19, 17, 16, 15, 14, 13, 12। तो कंपनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे आउट कर रही है या नहीं, ये देखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक क्वेरी क्रिएट करते हैं, सिंपल सी क्वेरी। इस क्वेरी में हम क्या करेंगे, इस क्वेरी में हम ग्रोथ कंपनियों को फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि ग्रोथ कंपनियां होती क्या है। तो बेसिकली पिछले 4-5 मिनट में आपको समझ में आ रहा होगा कि सेल्स जिनका ग्रो हो रहा हो और प्रॉफिटेबिलिटी जिनकी ग्रो हो रही है वो ग्रोथ कंपनियों की कैटेगरी में आती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम स्क्रीनर पे सेल्स को कंसीडर करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी को कंसीडर करेंगे, ROE एंड ROCE को कंसीडर करेंगे। सो यहाँ पे जो एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ये एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है, इसको हम इक्विटी कर लेते हैं। एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 5 ईयर्स, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हम करेंगे। डेट टू इक्विटी 1 से कम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 12 से ज़्यादा, फ्री कैश फ्लो 5 सालों का 0 से ज़्यादा। फ्री कैश फ्लो क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, भाई जो बिजनेस कर रही है उस बिजनेस से क्या निकल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिजनेस कुछ और कर रही है और प्रॉफिटेबिलिटी कहीं और से दिखा रही हो, जैसे कि रिसेंटली अभी एक कंपनी के IPO में हुआ था कि भाई IPO ने अपने आप को पहली बार, IPO ला रही थी कंपनी, पहली बार उसने अपने आप को प्रॉफिटेबल दिखा दिया, कुछ शेयर्स बेच दिया, कहीं इन्वेस्टमेंट अपना बेच दिया, प्रॉफिट रियलाइज कर लिया और कंपनी को प्रॉफिटेबल दिखा दिया। 2 लॉस मेकिंग कंपनी थी। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, फ्री कैश फ्लो, कंपनी के पास कैश फ्लो कितना रह रहा है एट द एंड ऑफ द बिजनेस, ये इंपॉर्टेंट होता है। एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन एटलीस्ट 1,000 करोड़ तो हो भाई कंपनी, ऐसा ना हो 10 करोड़ की कंपनी है टपारिया टूल जैसी और आई और 1 साल में डिविडेंड दे गई अपने रिजर्व से और उसके बाद चली गई वापस। तो एटलीस्ट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कंपनियों में। और यहाँ पे PEG रेशियो हमने ले रखा है 2 से कम हो, थोड़ा सा अंडर वैल्यूएशन को भी कंसीडर किया। हालांकि PEG रेशियो अगर 1 से कम होता है तो हम उसको अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में रखते हैं। बट यहाँ पे इस क्वेरी को अगर हम रन करेंगे
तो ये करीब 148 कंपनियां यहाँ पे निकल के आ रही है। 5000 कंपनियों में से 148 कंपनियां निकल के आ रही हैं। अब ये कंपनियां क्या है मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ। अगेन किसी तरह का यहाँ पे किसी तरह का बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। अब बेसिकली ग्रोथ कंपनियां क्या होती हैं ये समझने के लिए ये क्वेरी हमने रन की है। सो यहाँ पे हमें एक समझ में क्या आ रहा है कि जो कंपनियां डिविडेंड यील्ड हाई लेके चलती है डज नॉट मीन कि वो हाई ग्रोथ वाली कंपनियां भी होती हैं। अब इन 148 कंपनियों में से कितनी कंपनियां हैं जो कि उस 14-15 की लिस्ट में आई है जो कि हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं, ये आप लोग कमेंट करके हमें बताइए। इस क्वेरी को रन करिए स्क्रीनर पर और देखिए कि दोनों में से कहीं कोई कंपनी आ तो नहीं रही है लिस्ट में। सो हमें ये समझना होगा कि एफडी जो होता है, फिक्स डिपॉजिट हम करते हैं, उसके नाम में ही फिक्स्ड रहता है। तो वहां पे एक फिक्स्ड रिटर्न पहले से रहता है कि भैया 7% आपको मिलने हैं साल के अंत में, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी सिचुएशन हो जाए, 7% आपको मिलने ही मिलने हैं। मार्केट में क्या होता है, आप गए फला कंपनी के पास, आपने 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और हो सकता है कि वो 100 रुपए 90 रुपए भी हो जाए, हो सकता है वो 100 रुपए 150 रुपए भी हो जाए, और हो सकता है कि वो कंपनी डिविडेंड ही ना दे। तो अगर स्टॉक का डिविडेंड यील्ड एफडी से ज़्यादा है डज नॉट मीन कि वो एफडी से बेटर ही है। सो डिपेंडिंग ऑन द इन्वेस्टमेंट चॉइस एंड सिचुएशंस हमें डिसाइड करना होता है कि हमें एफडी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या डिविडेंड यील्ड, हाई डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और ग्रोथ स्टॉक्स क्या होते हैं इसके बारे में भी आपको समझ में आया। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए, वीडियो को दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।